आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो पहली नज़र में किसी बहुत ही डरावनी कहानी जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई है। जी, और ये सच्चाई का सामना करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। सही कहा। तो शुरुआत एक बहुत ही अजीब और भयानक विरोधाभास से करते हैं। सोचिए कि एक 25 साल का लड़का है, वो अपनी 12वीं कक्षा का टॉपर था। पूरे गांव का गौरव। बिल्कुल, पूरे गांव का गौरव था वो। उसके परिवार ने उस पर अपने भविष्य की न जाने कितनी उम्मीदें टिका रखी थीं। और फिर वही होनहार लड़का एक ही रात में अपने ही परिवार का कातिल बन जाता है। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कई न्यूज रिपोर्ट्स और जांच के तथ्य शामिल हैं, वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सावगा गांव की घटना पर आधारित है। सावगा गांव? जी। और देखिए, ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा उद्देश्य, या कह लें जो मिशन है, वो सिर्फ इस अपराध की क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन को समझना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपराध तो बस एक अंतिम परिणाम था। हाँ। हमें उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पतन को समझना है जो असल में इस पूरी घटना का असली कारण बना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये केस केवल एक आपराधिक मामला नहीं है। इसे हमारे समाज में सफलता के भारी दबाव और मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक केस स्टडी के रूप में देखा जाना चाहिए। सही बात है। जब किसी अपराध की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि घटना कैसे हुई, लेकिन उस घटना के पीछे पनप रहे कारणों को समझना कहीं अधिक जरूरी है। और यही हमें हमारी कहानी के पहले हिस्से की ओर ले जाता है, उम्मीदों का पहाड़। स्रोत के अनुसार इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, दीपक धुर्वे, वो 12वीं का टॉपर था। अब ग्रामीण परिवेश में जब कोई बच्चा टॉप करता है तो बस आसमानी उसकी सीमा मान ली जाती है। बिल्कुल। परिवार को उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं, जैसे कि वो कोई बड़ी सरकारी नौकरी पाएगा या आर्मी में उसका चयन हो जाएगा, मतलब किसी ऊंचे पद पर पहुंचकर सबका नाम रोशन करेगा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये उम्मीदों का पहाड़ बहुत खतरनाक होता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई युवा एक बार खुद को साबित कर देता है तो समाज और परिवार अनजाने में ही ये मान लेते हैं कि अब ये बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता। मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। वे भूल जाते हैं कि हर इंसान की एक सीमा होती है। दीपक जैसे बच्चों के लिए उनकी वो एक सफलता उनके लिए एक मानसिक जेल बन जाती है। उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस गांव के गौरव वाली छवि के लिए मेहनत करनी होती है। और यही दबाव तब जानलेवा बन गया जब असल जिंदगी की असफलताएं सामने आने लगी। जी। स्रोत बताते हैं कि वो लगातार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे बार बार असफलता मिल रही थी। और एक टॉपर के लिए बार बार फेल होना ये बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल। आर्मी की भर्ती से लेकर कई सरकारी नौकरियों के एग्जाम उसने दिए, लेकिन हर जगह निराशा मिली। एक हमेशा फर्स्ट आने वाले बच्चे को अक्सर सिर्फ जीतना सिखाया जाता है, उसे हार को कैसे संभालना है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। सही कहा। जब ऐसे एग्जाम में बार बार नाकामी मिलती है तो वो उसे सिर्फ एक एग्जाम की हार नहीं मानता, वो उसे अपनी पूरी जिंदगी की हार मान लेता है। उसे लगता है कि वो परिवार की नजरों में एकदम गिर चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी लगातार मिलने वाली असफलता के दबाव ने धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। इसी हताशा से गंभीर अवसाद जन्म लेता है और यहीं से मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ पर बात बहुत हैरान करने वाली हो जाती है। जब हम मानसिक स्थिति के बिगड़ने की बात करते हैं तो स्रोत बताते हैं कि पिछले 2 सालों से दीपक को मानसिक समस्या के दौरे पड़ रहे थे। 2 साल? ये कोई छोटा समय नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। 2 साल से ये समस्या पनप रही थी। जी। लेकिन जब दीपक की मानसिक स्थिति बिगड़ी तो परिवार ने सबसे पहले क्या किया? क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, उन्होंने झाड़ फूक और अंधविश्वास का सहारा लिया। ओह, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, काफी समय ऐसे ही बर्बाद करने के बाद में उसे डॉक्टरों को दिखाया गया और इलाज के लिए नागपुर भी ले जाया गया था, जिसके कुछ समय बाद वो घर लौट आया था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जी। आज के समय में भी समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी गहरी अज्ञानता है। झाड़ फूक जैसे कदम ये साफ दिखाते हैं कि लोग मेंटल हेल्थ को बीमारी मानते ही नहीं है, वो से कोई ऊपरी साया या भूत प्रेत मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सही समय पर सही मेडिकल मदद मिलने में देर हो जाती है। मानसिक रोगों में समय बहुत कीमती होता है। जब तक परिवार ये मानता है कि ये कोई बीमारी है,
तब तक दिमाग का केमिकल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। और जब उसे नागपुर ले जाया गया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और सिर्फ डॉक्टर को दिखा देना काफी नहीं होता। मानसिक इलाज के लिए एक शांत और दबाव मुक्त माहौल चाहिए होता है, जो जाहिर है उसे वापस गांव लौटने पर नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं मिला होगा। वही पुराना माहौल, वही उम्मीदें, वही तनाव। और इसी तनाव ने 18 फरवरी 2026 की उस खौफनाक रात की नींव रखी। वो रात जो पूरे परिवार के लिए आखिरी रात बन गई। स्रोत के अनुसार उस रात घर में पिता, माँ, छोटा भाई और एक 5 साल का भांजा मौजूद थे। रात में किसी बात पर विवाद हुआ। विवाद किस बात पर था ये अब शायद उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बहस एक ऐसे इंसान से हो रही थी जिसका दिमाग पहले ही एक नाजुक हालत में था, और उस गुस्से में आके दीपक ने सबसे पहले अपने छोटे भाई पर हमला किया। ये एक मानसिक विस्फोट था, बिल्कुल। और जब माता पिता बीच बचाव करने आए, अपने छोटे बेटे को बचाने आए, तो दीपक ने उन पर भी हमला कर दिया। ये पूरी तरह से विवेक के शून्य हो जाने का पल है। इस हमले में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये कोई सोची समझी साजिश या ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर नहीं था। ये एक अनुपचारित मानसिक बीमारी और पल भर के अनियंत्रित गुस्से का नतीजा था, जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और इस पूरी घटना का एक और बहुत ही दिल दहला देने वाला पहलू है। वो 5 साल का बच्चा। हाँ, घर में मौजूद वो 5 साल का भांजा, वो इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। वो घायल तो हुआ, लेकिन किसी तरह बच गया। शारीरिक घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस बच्चे ने जो देखा है, अपने ही मामा को, अपने नाना नानी और दूसरे मामा की जान लेते हुए, वो एक ऐसा मानसिक आघात है जो ताउम्र उसके साथ रहेगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मेंटल हेल्थ की अनदेखी सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करती है। सही कहा आपने। अगले दिन जब सुबह घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया होगा। हाँ, पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर देखा और दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस के लिए भी ऐसा क्राइम सीन देखना आसान नहीं होता। सामने एक ऐसा अपराधी होता है जो खुद मानसिक रूप से टूट चुका होता है। और पूछताछ के दौरान भी यही बात सामने आई। दीपक ने बिना किसी आनाकानी के हत्या की बात तो मान ली, लेकिन वो इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सका। कारण बता ही नहीं सकता क्योंकि उस वक्त वो अपने सामान्य होश में था ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा कानूनी और चिकित्सीय बिंदु है। तो फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि उसे इलाज के लिए विशेष निगरानी में रखा गया है और कोर्ट के आदेश पर उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हमें कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच के संबंध को समझना होगा। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को बहुत संवेदनशीलता से काम करना पड़ता है। यानी उसे एक आम मुजरिम की तरह नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। एक आदतन अपराधी और एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसे दूसरी जेल में विशेष निगरानी में भेजना ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया भी चले और उसे वो इलाज भी मिले जिसकी उसे सख्त जरूरत है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन सारे स्रोतों और तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष बहुत साफ है। ये सिर्फ पुलिस की फाइल में दर्ज एक मर्डर केस नहीं है। नहीं, ये टूटती उम्मीदों की कहानी है। ये असफलता के उस दबाव की कहानी है जो एक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के भयानक परिणामों की कहानी है। बिल्कुल। समाज में सपने देखना जरूरी है, ऊंचे लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन असफलता को संभालना सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम और युवाओं सभी को ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है। एकदम सही। और किसी एक परीक्षा में फेल होने से या एक ख्वाब के टूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। नई शुरुआत हमेशा संभव है, बशर्ते इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इस चर्चा को सुनने वालों के लिए ये एक बहुत गहरा संदेश है। ये घटना में सतर्क करती है कि हम अपने आसपास के माहौल और अपने करीबियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही कड़वे सवाल पर विचार करना चाहिए। जी बताइए। हमारा समाज सफल होने वालों का तो बहुत जश्न मनाता है। टॉपर के लिए ढोल बजते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन क्या कभी हम उन लोगों के प्रयास करने के साहस का भी जश्न मनाना शुरू कर सकते हैं जो असफल हो जाते हैं? एक बहुत ही गहरा विचार है। सोचिए, शायद अगर हम असफलता को एक सामान्य बात मान लें, उसे जिंदगी का एक हिस्सा मान लें, तो किसी युवा को अपनी जिंदगी या अपने परिवार की जिंदगी खत्म करने की नौबत ही ना आए। इसी विचारोत्तेजक और गंभीर सवाल के साथ हम आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है यह विश्लेषण हमें एक अधिक संवेदनशील समाज बनने की दिशा में सोचने पर मजबूर करेगा।